Hello everyone, welcome to All About Civil स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम यूनिट पढ़ रहे थे बेंडिंग इक्वेशन डेरिवेशन, जो कि एक टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स में। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम डेरिवेशन करते हैं, और जो फॉर्मूला मिलता है हमें बेंडिंग का वो हमें कैसे मिलता है। तो बेसिक हमने पढ़ लिया था कि बेंडिंग थ्योरी या फिर फ्लेक्सुरल थ्योरी के अंदर एक्सटर्नल लोड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और वो 90 डिग्री पर लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो इससे कैसे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, कितने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो हम ये सब पता कर पाते हैं। अब बेंडिंग इक्वेशन डेरिवेशन के लिए हमने यहाँ पर कुछ एजम्पशंस भी देखे थे। जो एजम्पशंस थे कि बीम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, यानी कि क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम हो, जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पर है वही बिल्कुल बीच में हो और वही बिल्कुल लास्ट में हो। तो बिल्कुल लेंथ के अलोंग अगर हम देख रहे हैं तो लेंथ में किसी पॉइंट पर अगर हम चेक कर लें तो हर एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड था हमारे पास बीम यूज्ड इज ऑफ होमोजीनियस मटेरियल विथ सिमेट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। जो भी हम बीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस बीम के अंदर हमें स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, उसका मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि सेम मटेरियल होना चाहिए हर जगह पर, और सिमेट्रिकल होना चाहिए बीम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के, यानी कि ऊपर जितना भी ऊपर पोर्शन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, सेम पोर्शन नीचे होना चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो या चाहे वो डायमेंशन हो, तो ये सब इक्वल होना चाहिए। इसके बाद द प्लेन ऑफ सिमेट्री हैज़ ऑल द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड लोड्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर सारे रिजल्टेंट होते हैं अप्लाइड लोड्स के, और हम मान के चलते हैं कि जो प्राइमरी कॉज है फेलियर का वो बकलिंग होगा बीम के अंदर। ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सेम रहना चाहिए। टेंशन और कंप्रेशन में ऐसा मान लेते हैं हम कि दोनों के अंदर सेम है, टेंशन के केस में भी और कंप्रेशन में भी, तनाव में भी और संपीड़न में भी। इसके बाद क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, कि क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। एजम्पशंस क्लियर थे। एजम्पशंस के बाद हम इस फिगर को डिस्कस कर रहे थे। देखो हमारे पास ये फिगर है, हमने बीम को डिस्कस किया था कि ये हमारे पास बीम है। इस बीम के अंदर सी डी जो है वो है न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि सी डी ऐसी लाइन है जिसमें ना तो कंप्रेशन होगा और ना ही टेंशन होगा, बिल्कुल सेंटर की लाइन है बीम की। लोड लगेगा तो ऊपर कंप्रेशन आ सकता है, नीचे टेंशन आ सकता है, या फिर नीचे कंप्रेशन आ सकता है, ऊपर टेंशन आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगी वो हर केस में चाहे कुछ भी हो वो प्लेन ही रहेगी, उसमें कोई भी ना तो कंप्रेशन आएगा ना ही टेंशन आएगा, यानी कि उसके डायमेंशन बिल्कुल सेम रहेगी। ये है सी डी डायमेंशन, सी डी न्यूट्रल एक्सिस। और फिर हम अगर सी डी से वाई डिस्टेंस ऊपर देख रहे हैं तो सी डी से वाई डिस्टेंस पर, वाई दूरी पर ए बी, हमने एक सेक्शन मान लिया कि ए बी, इस सेक्शन के अंदर हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, तो ए बी सेक्शन ले लिया हमने। तो ये केस है, ये केस देख रहे हैं हम बेंडिंग से पहले का, यानी कि हमने बीम को बनाया, बीम के साथ अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है, बीम बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड है, बीम में कोई भी स्ट्रेस अभी तक नहीं आया। इसके बाद जब हम मोमेंट लगा देते हैं, मोमेंट ऐसे लगा रहे हैं हम, देखो यहाँ पर हमने मोमेंट लगा दिया, तो मोमेंट लगाने में क्या हुआ, देखो इस साइड भी एक मोमेंट है और इस साइड भी एक मोमेंट है। पिंक कलर की जो लाइन है एम लिखा है, तो ये मोमेंट होता है।
अब बेंडिंग के केस में हम मान लेते हैं कि मुड़ के जो शेप आ गई है ये एक पूरे सर्कल का थोड़ा सा पार्ट बन जाता है। अब आप यहाँ से देख ही रहे हो कि ये जो बीम मुड़ गया है, अगर हम इसको और बढ़ाते जाएं न्यूट्रल एक्सिस को, तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा, एक गोल शेप हमें मिल जाएगी। तो उस गोल शेप का जो सेंटर होगा वो ओ पॉइंट पर होगा। तो यहाँ से आपको ओ से लेके जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ तक डिस्टेंस हमने मान ली कि आर है। हमने एक सर्कल बन जाएगा इस बीम का जिसका रेडियस आर होगा, जिसका वृत्त 20 है। रेडियस आर है इसका। अब इसके बाद देखो दो सेक्शन थे हमारे पास। देखो एक सेक्शन था हमारे पास एच ई और एक था जी एफ। तो जो एच ई सेक्शन है, तो अब ई तो हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया, बिल्कुल सेंटर से हमने मान लिया कि एक पॉइंट तो बिल्कुल सेंटर ही है। तो बीम में जब मोमेंट लगा, मोमेंट लगने के बाद बीम जब बेंड हो गया तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है। इस कंडीशन में देखो आप, जो न्यूट्रल एक्सिस है सी डैश डी डैश। शुरुआत में सी डी थी, बेंड होने के बाद ये एक्सिस हो गई है सी डैश डी डैश। और ए बी जो लेंथ थी, इस लेंथ में चेंज आके अब हो गया है ए डैश बी डैश। और सी डी और ए बी के बीच में डिस्टेंस था वाई, तो वाई डिस्टेंस बिल्कुल सेम ही रहा है। ये दो सेक्शन में अब ये फ़र्क आ गया, ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक मोमेंट लगा है m, तो कांस्टेंट मोमेंट के कारण बीम की शेप बदल गई और बीम में ये सब चेंज आ गए हैं। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि जो ऐसे सेक्टर होते हैं तो उन सेक्टर में सर्कल का पार्ट है ये सेक्टर, देखो एच डैश जी डैश और थीटा तक, ये एक सेक्टर बोलते हैं इसको, तो सेक्टर है। तो इस सेक्टर के अंदर अगर हमें फाइंड करना है एच डैश जी डैश की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, रेडियस है, थीटा है कि कितना एंगल है दोनों के बीच में, तो हम इससे लेंथ फाइंड कर सकते हैं एच डैश और जी डैश। तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा एंगल होता है दोनों के बीच में, आर्क यानी कि आर्क की लंबाई कितनी है। आर्क की लंबाई मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो एच डैश जी डैश और जहाँ पर थीटा है, थीटा का पॉइंट है, वहाँ तक हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इस सेक्टर में। तो थीटा हमें पता है, थीटा की सपोज कुछ भी वैल्यू है, मान लो 30 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ एच डैश जी डैश हो जाएगी और रेडियस भी हमें गिवन ही होगा, सेंटर पॉइंट से लेकर या तो एच डैश तक मान लो या फिर सेंटर पॉइंट से लेके जी डैश तक मान लो। तो ये हमारे पास रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, तो वहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे कि शुरुआत में ए बी की लेंथ क्या थी, अब ए डैश बी डैश की लेंथ क्या हो गई, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से स्ट्रेन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। डायग्राम एक बार इसको ध्यान से देखो आप। शुरुआत में बीम है, इस बीम पर जब लोड लगा तो ये सब चीज़ें ऐसी हो गई। ए बी हो गया ए डैश बी डैश कर्व, सी डी हो गया सी डैश डी डैश का भी कर्व बन गया और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। तो यहाँ से हमें ये सब बातें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं हम फॉर्मूला में। देखो विद द हेल्प ऑफ अबव फिगर आपने दोनों जूम करके मैंने आपको दोनों फिगर दिखा दिए। फिगर से हमें समझ में आ गया कि शुरुआत में एक बीम दिया हुआ था और इस बीम के बाद हमारे पास जब बेंड हो गया तो बेंड होने के बाद बीम कैसा दिख रहा था ये हमने यहाँ से देख लिया है।
अब इस फिगर से हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेन फाइंड करना है ए बी के अंदर। स्ट्रेन, जब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट थी हमने स्ट्रेन भी पढ़ लिया था। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है किसी भी डायमेंशन के अंदर चेंज अपॉन ओरिजिनल। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक लेंथ 10 मीटर की है, चेंज आने के बाद वो 8 मीटर की रह गई, तो चेंज कितना हुआ? 2 मीटर। शुरुआत में 10 मीटर था, चेंज कितना आया? 2 मीटर, और बाद में 8 की रह गई, तो 10 में से 8 को जब माइनस कर देते हैं 2 मिल रहा है, तो 2 मीटर की चेंज, 2 मीटर का चेंज आ रहा है, और अपॉन डिवाइड कर देते हैं उसको ओरिजिनल डायमेंशन से, यानी कि शुरुआत में कितने डायमेंशन थी। सेम केस यहाँ पर करेंगे। देखो, स्ट्रेन फाइंड करना है हमें फाइबर ए बी के अंदर। ए बी जो हमने डिस्टेंस ली है, ए बी में कितना चेंज आ रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे? स्ट्रेन इन फाइबर ए बी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ के अंदर जितना चेंज आया है उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से। तो आप देखो, पहली फिगर में ए बी डिस्टेंस थी, और जब कर्व हो गया तो वो ए डैश बी डैश हो गई थी। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ए डैश बी डैश डिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा समझ सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर लेंथ, पहले केस में जब हमने बीम में कोई भी मोमेंट नहीं लगाया था तो यहाँ पर बीम की लेंथ कम थी, लेकिन जब हम बीम को मोड़ दे रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ कि जब आप किसी चीज़ को मोड़ रहे हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो अब लेंथ बढ़ गई, इसलिए ए डैश बी डैश ज़्यादा है। तो स्ट्रेन कैसे आएगा? स्ट्रेन होता है जितना भी चेंज आया है डायमेंशन के अंदर अपॉन टोटल। तो देखो, ए डैश बी डैश माइनस ए बी, यही तो चेंज होगा ना। पहले ए बी था, फिर ए डैश बी डैश हो गया, तो बदलाव कितना आया है? यानी कि खिंच के जितना लंबा हुआ है माइनस शुरुआत में जितना था, तो इतना चेंज आया हमारे पास। मान लो शुरुआत में 10 मीटर था, और जब हमने मोमेंट लगाया, खिंच गया सेक्शन, मुड़ गया, तो उसके बाद लेंथ हो गई वो 12 मीटर। तो अब 2 मीटर का यहाँ पर चेंज आ गया है। तो अब देखो, ए डैश बी डैश माइनस ए बी, जो ए डैश बी डैश था उसमें से हमने ए बी को माइनस कर दिया है। और स्ट्रेन के फॉर्मूला में हमने पढ़ा है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि जितना बदलाव आया है उसको डिवाइड कर देते हैं शुरुआत में जितनी लेंथ थी। तो शुरुआत में थी लेंथ ए बी। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी। अब यहाँ से दूसरी बात, अब फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा था ए बी और सी डी इक्वल थे। अगर डायग्राम नहीं दिख रहा हो यहाँ पर तो क्वालिटी हाई करके यहाँ पे चेंज करके आप देख सकते हो, 360 या 420 क्वालिटी कर लेना। तो सी डी और ए बी दोनों डिस्टेंस इक्वल थी, तो हमने क्या किया है, ए बी की जगह सी डी लिख दिया, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है और सी डी और सी डैश डी डैश इक्वल है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब एजम्पशन पढ़ी थी, देखो आ जाओ एजम्पशन में वापस, तो देखो लास्ट एजम्पशन हमारे पास क्या थी? लास्ट एजम्पशन था क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी कि क्रॉस सेक्शन हम मान रहे हैं कि सेम है बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। अब ये बात देखो, असल में ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉस सेक्शन सेम है। आप देख रहे हो कि न्यूट्रल एक्सिस थी हमारे पास सी डी, लेकिन जब चेंज हुआ तो वो भी सी डैश डी डैश हो गया। लेकिन हमने ये एज्यूम कर रखा है कि जो भी क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहला, बेंडिंग से पहले, वापस आ जाओ डायग्राम में, तो बेंडिंग से पहले ए बी और सी डी इक्वल थे, और एजम्पशन में हमने माना है कि बेंडिंग से पहले भी जो चीज़ इक्वल है वो बेंडिंग के बाद भी इक्वल रहेगी। तो सी डी सी डैश डी डैश के इक्वल होगा। देखो डायग्राम में दोबारा से देख लो, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। देखो डायग्राम में देखो, ए बी और सी डी हमने मान लिया। इसमें तो हमें दिख ही रहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है, लेकिन हमने
एज्यूम किया है कि सी डी और सी डैश डी डैश इक्वल होंगे, तो सी डैश डी डैश यहाँ पर इक्वल कर दिया हमने कि बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी ये डायमेंशन इक्वल है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं डेरिवेशन में। देखो स्ट्रेन हमने निकाल लिया था ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी। अब हमने ए बी की जगह ए बी सी डी के बराबर है और सी डी सी डैश डी डैश के बराबर है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल था, ये बेंडिंग से पहले की बात है, वो हमने खुद से देखा है कि ए बी और सी डी इक्वल है। लेकिन दूसरी एजम्पशन कि सी डी सी डैश डी डैश के भी बराबर होगा, ये हमने एजम्पशन में किया था, एजम्पशन कर ली थी कि ये इक्वल होगा, तो सी डैश डी डैश भी सी डी के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम ये काम करेंगे कि ए बी की जगह सी डैश डी डैश को रख देंगे, और हमने ए बी की जगह सी डैश डी डैश को क्यों रखा ये हमने समझ लिया है। तो अब इक्वेशन हो गई हमारी स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश माइनस सी डैश डी डैश अपॉन सी डैश डी डैश। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई। देखो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा कि क्यों किया है हमने चेंज, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और सी डी सी डैश डी डैश के बराबर है। सी डी और सी डैश डी डैश दोनों न्यूट्रल एक्सिस पर है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कभी भी ना तो कंप्रेशन होता है ना टेंशन होता है, तो चेंज आएगा ही नहीं, इसलिए हमने इक्वल ले लिया है। स्ट्रेन हम मान के चलते हैं कि इस एक्सिस पर 0 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्ट्रेन को आप यहाँ से पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये भी बेसिक मैथ्स में ही आपने पढ़ लिया होगा जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अब हम जब ए डैश बी डैश, हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला है ए डैश बी डैश माइनस सी डैश डी डैश, तो अब हमें यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास तो और कुछ दे ही नहीं रखा है आर के अलावा और थीटा के अलावा। तो अब हम थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इनकी मदद से हम ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए डैश बी डैश आर को जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, वापस से हमें फिगर में जाना पड़ेगा। देखो फिगर में आ गए हम फिर से वापस। तो देखो फिगर में अगर हमें ए डैश बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है आर्क, तो आर्क की वैल्यू क्या होगी, थीटा इंटू रेडियस। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं ए डैश बी डैश के लिए, तो ए डैश बी डैश के लिए वैल्यू आ जाएगी थीटा इंटू रेडियस, थीटा की वैल्यू सेम है और रेडियस कितना हो जाएगा, देखो न्यूट्रल एक्सिस तक तो हमारे पास डिस्टेंस है कैपिटल आर, लेकिन ए डैश बी डैश तक आर प्लस वाई डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि आर तो है सी डी लाइन तक, लेकिन सी डी लाइन से तो हम आगे ए बी तक आए हैं, तो वाई डिस्टेंस हमें और आगे आना है, तो आर प्लस वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर प्लस वाई इंटू थीटा। ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला लिखना थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से आर्क की वैल्यू आ जाएगी थीटा इंटू रेडियस। इक्वेशन समझ में आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। अब ए डैश बी डैश के लिए रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर तो हमारी सी डी तक थी, सी डी से हमें थोड़ा सा और आगे आना पड़ा वाई, तो ये हो जाएगा आर प्लस वाई इंटू थीटा। ये ए डैश बी डैश की वैल्यू हो गई, और सी डैश डी डैश की वैल्यू हो जाएगी आर तक, तो यहाँ तक है ही सी डी की वैल्यू, तो आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा हो जाएगी सी डैश डी डैश के लिए, और ए डैश बी डैश के लिए वैल्यू हो जाएगी आर प्लस वाई इंटू थीटा। देखो अब बिल्कुल बात समझ में आई यहाँ से।
स्ट्रेन का जो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने सीधा यहाँ पर स्ट्रेन में जो वैल्यू फाइंड करी है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो a डैश b डैश की वैल्यू हमने निकाली थी r प्लस वाई इंटू थीटा माइनस c डैश d डैश की वैल्यू थी r इंटू थीटा, तो r इंटू थीटा वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और अपॉन c डैश d डैश की वैल्यू r थीटा पुट कर दिया। r प्लस वाई इंटू थीटा को खोल दो, r थीटा प्लस वाई थीटा माइनस r थीटा अपॉन r थीटा, तो यहाँ से r थीटा और r थीटा कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और आंसर बचा y थीटा अपॉन r थीटा, तो यहाँ से थीटा से भी थीटा कट गया, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास y अपॉन r। तो यहाँ से सिग्मा अपॉन ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है y अपॉन r। अभी ये पूरी इक्वेशन नहीं मिली है हमें, अभी सिर्फ इतनी इक्वेशन मिली है, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। ई क्या है यहाँ पर, ई है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ से सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर भी हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला और रह गया है, इसके बाद अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं एक फिगर के लिए। हमारे पास कोई भी मान लो एरिया है, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू वाई, ये हमने एक इक्वेशन मान ली, अभी तो सॉल्व करा है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी ई अपॉन आर इंटू वाई। और फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्टिंग सिग्मा इंटू डी ए, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस सिग्मा है और डेल्टा है, जो भी हम एरिया ले रहे हैं डेल्टा ए। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा की वैल्यू ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डेल्टा ए। अब अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी, वाई से मल्टीप्लाई कर दी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू ई इंटू आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए। तो ये हो गया मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये बात समझ में आ गई। अब F इंटू वाई होता है मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम कितना आ गया, टोटल मोमेंटम आ गया, देखो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो E इंटू आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए, तो वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ए क्या होता है, वाई स्क्वायर ए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर सिग्मा वाई स्क्वायर डेल्टा ए, सिग्मा वाई स्क्वायर डेल्टा ए इज नोन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। हमने पढ़ा भी था कि वाई स्क्वायर इंटू ए को हम बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए काम और आसान हो गया। ई अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर डेल्टा ए, वाई स्क्वायर डेल्टा ए को हम लिख देंगे आई, और ई अपॉन आर बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ से एम मोमेंट हो जाएगा ई अपॉन आर इंटू आई। तो देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास बनी थी ये वाली, इक्वेशन 1 यहाँ पर बनी थी इक्वेशन 1, एक इक्वेशन ये थी, डायग्राम के नीचे देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू वाई, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन हमारी बन गई है m इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू वाई। तो यहाँ से देखो सिग्मा अपॉन वाई, डायग्राम के ऊपर देखो सिग्मा अपॉन वाई बराबर है ई अपॉन आर के, और यहाँ से ई अपॉन आर बराबर है इक्वेशन 2 में m अपॉन आई के, तो ये तीनों बराबर हो गए, तो ये तीनों की वैल्यू क्या आई, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू m अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के लिए इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, एक बार ध्यान से समझोगे तो सारे स्टेप्स क्लियर हैं, बस हमें स्ट्रेन फाइंड करना होता है। एक बार दोबारा से देख लो हमने क्या क्या किया, दोनों डायग्राम हमें क्लियर ही थे। सबसे पहले एजम्पशन लिखी, एजम्पशन के बाद डायग्राम बनाया, सिंपल बेंडिंग से पहले बनाया और एक बेंडिंग के बाद बनाया। उसके बाद हम स्ट्रेन लिखा, हमने स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन,
इस फॉर्मूला में थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाली ए डैश बी डैश की और सी डैश जी डैश की, और इनसे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो एक इक्वेशन यहाँ पर मिली, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। और फिर हमने एरिया की स्ट्रिप लेके फाइंड की, फोर्स को भी इंक्लूड करके। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई एम इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू आई। दोनों इक्वेशन मिला के हमने बेंडिंग इक्वेशन बनाई। बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये है बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन यहाँ से हमारी कंप्लीट है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के दोबारा से रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, थैंक यू।